लो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ चुके हैं माय हीरो एकेडेमिया का लेटेस्ट एपिसोड, जो कि होने वाला है माय हीरो एकेडेमिया सीजन नंबर 7 और एपिसोड नंबर 21। तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये सीरीज फाइनली अपने एंड के बहुत करीब आती जा रही है, तो अगर आपको ऐसी कमाल की एनिमे रिलेटेड वीडियोस मिस नहीं करनी है तो हमको देखते रहिए। तो जैसे मैंने कहा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि ओचाको उराराका और टोगा के गाढ़ा लिंगन के साथ दोनों एक दूसरे को गले मिल रहे होते हैं, एक दूसरे को खुशी भरी बातें बता रहे होते हैं। जहाँ पे उराराका कह रही होती है कि तुमने बहुत स्टार्टिंग से ही मेरे पास साइन सेंड किए थे कि तुमको हेल्प की जरूरत है, पर सॉरी मैं उस समय कुछ रियलाइज नहीं कर पाई। वही दूसरी तरफ हमको दिखाया जा रहा होता है टोगा, जो कि बोल रही होती है कि जिन मेरी बॉडी से जा रहा है, यानी कि उसका क्वर्क उसकी बॉडी से जा रहा है। उसके बाद ओचाको बोलती है कि तुम्हारी स्माइल बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसपे वो बोलती है कि क्या मैं सुंदर हूँ, जिसपे वंस अगेन ओचाको रिप्लाई देती है कि हाँ तुम बहुत क्यूट हो, क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमको बहुत सारे सीन कट करते हुए दिखाए जाते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है एंडेवर, फिर बारिश का सीन, फिर हमको ईडा दिखाया जाता है, फिर हमको हॉक दिखाया जाता है जिसको मारने के लिए आगे बढ़ी रही होती है टोगा या फिर जिन, जो भी कह लीजिए, पर उसको मारने के पहले रुक जाती है और जाते जाते मतलब डिसअपीयर होते होते हमको हॉक बोलते हुए सुनाई देता है कि टॉयस एक्चुअली में एक बहुत अच्छा इंसान था। फिर हमको बताया जाता है कि क्योंकि टोगा ने अपना क्वर्क इतने लार्ज एक्सटेंट पे यूज कर लिया है, इसी कारण उसको क्वर्क का पुशबैक मिल रहा है। उसकी बॉडी लिमिट पे पहुंच चुकी है और अब उसकी बॉडी ये क्वर्क और कंटेन नहीं कर पा रही होती है। फिर वो देखती है कि उसके अगल बगल जितने भी हीरोज होते हैं उनको जेंटल लैंडिंग दे रही होती है ओचाको उराराका, यानी कि वो किसी को भी गिरा नहीं रही होती है। जैसा हमको पता है कि उराराका ने खुद बोला था कि उसको किसी को भी गिराना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसका क्वर्क पूरा रेवटी सबको हमेशा एक जेंटल फ्लाइट ही देता है, किसी को भी डैमेज नहीं पहुंचाता है। फिर हम उराराका दिखाई जाती है जिसकी बॉडी के ऊपर भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। आई मीन ऑब्वियसली टोगा ने उसको चाकू मारा था, उसके शरीर से खून निकल रहा था, तो ये तो होना ही था। वहीं दूसरी तरफ उसने भी तो अपना क्वर्क फुल एक्सटेंट पे यूज किया था, तो उसको भी क्वर्क के रिपरकशंस भी मिल ही रहे होते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही कमाल का सीन आता है। टोगा बढ़ने लगती है ओचाको की तरफ और उसके बाद उसके पेट से जो खून निकल रहा होता है उसी को टच करके हल्का सा खून ले लेती है, उसको ड्रिंक कर लेती है और टर्न हो जाती है ओचाको के अंदर ही। बेसिकली वो ओचाको के अंदर टर्न होके अपना खून, यानी कि जो अब बेसिकली ओचाको का खून है, वो ओचाको के अंदर वापस डालने लगती है। टोगा बताती है कि अगर वो किसी के अंदर भी टर्न होती है तो उसका खून और सामने वाले पर्सन का खून सेम हो जाता है, तो बेसिकली अपना ब्लड दे सकती है ओचाको उराराका को, और वो अपना ब्लड देने भी लगती है। अब जैसे हमको पता है कि टोगा को बहुत सारे अपने क्वर्क के रिपरकशन मिल रहे हैं और उसके बाद वो अपना खून भी दे रही है, तो यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि टोगा भी मर सकती है। आई मीन मुझे पर्सनली तो नहीं लगता टोगा मर सकती है, पर इस सीन का इम्प्लीकेशन यही है कि टोगा भी अपनी जान खतरे में डाल रही है ओचाको को बचाने के लिए। उसके बाद वो अपनी नीडल से थोड़ा सा पीस तोड़ के स्टिच करने लगती है ओचाको के सारे घाव को। ये सब होने के बाद दोनों एक दूसरे के बगल लेट जाते हैं। वही हमको दिखाया जा रहा होता है कि टोगा वापस कन्वर्ट हो रही होती है टोगा के अंदर, क्योंकि वंस अगेन उसके क्वर्क का रिपरकशन वो ये एक्ट कीप अप नहीं कर पा रही होती है। टोगा बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा वियर्ड हो मेरी मदद करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, जिसपे उराराका कहती है आई मीन तो तुम मुझसे भी ज्यादा वियर्ड हो, तुम तो मेरी पूरी जान बचा रही हो। उसके बाद टोगा सॉरी कहने लगती है। वो सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें स्टैब किया, वो सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें चाकू मारा। फिर हमको वो बताती है कि डाबी ने जब उसका घर जला दिया था तो उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ जो गलत काम हुए थे, मेरे साथ जो बुलिंग वगैरह हुई थी, वो सब कभी हुई ही नहीं। पर उस समय उसको अच्छा तो लगा था, पर जिस तरीके से उराराका ने उसको अपनी प्रॉब्लम्स कन्फेस करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को हेड ऑन फेस करने के लिए मजबूर किया, उसके कारण उसको मूव ऑन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो रही है। और क्योंकि उराराका उसके पास रीच आउट करती है, तो इसी कारण उसने हार्ट लिफ्ट कर दिया होता है हमारी अपनी टोगा का। उसके बाद हमको एक मेमोरी दिखाई जाती है डेकू और ओचाको की, जहाँ पे डेकू बेसिकली कह रहा होता है कि फाइट एकदम से अनअवॉइडेबल है, उन लोग को लड़ाई करनी ही पड़ेगी। फिर हमको दिखाई जाती है टोगा जो कि बेहोश होने लगती है, पर उसके हाथ में होती है ऑल माइट की फिगरीन और उसी के साथ साथ दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं। पर उससे पहले हमको एक छोटा सा ड्रीम भी दिखाया जाता है टोगा का, जहाँ पे वो बेसिकली सोच रही होती है कि कैसे वो लोगों का खून लेना चाहती, क्योंकि वो लोगों में बदलना चाहती थी, वो उनसे बहुत ज्यादा एनवियस थी, वो उसके प्यार को शो करने का तरीका था।
पर अभी उराराका से ब्लड शेयर करने के बाद वो इक्वली अपना ब्लड शेयर भी करना चाहती है जितना वो लेना चाहती है, क्योंकि उसको दोनों की वैल्यू पता चल गई है। एनीवेज फिर हमको दिखाया जाता है ऑल फॉर वन जो कि बढ़ रहा होता है यूए की तरफ, और ये सीन होता है 20 मिनट पहले का। और हमको ऑल माइट भी दिखाया जाता है जो कि नाइट आई का विजन देख रहा होता है, जहाँ पे नाइट आई ने बोला था कि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो तुम्हारी एक बहुत गंदी मौत निश्चित है, सुनिश्चित है मेरे बालक। जिस बात पे ऑल माइट सोच रहा होता है कि शायद वो समय आ ही गया है। फिर उसके बाद वो बोलता है हरक्यूलिस, जो कि बेसिकली मेरे ख्याल से इनका एआई होने वाला है, क्या तुम रिकॉर्ड कर रहे हो? जिस पे हरक्यूलिस बोलता है हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसके बाद ऑल माइट करता है आयरन मैन 2 वाला सूट। अरे वो वाला सीन याद है जिसमें विप्लैश आता है और फिर उसके बाद आयरन मैन अपना सूट केस खोलता है, उसके अंदर हाथ डालता है और फिर उसके बाद सूट अप करता है। सिमिलरली एक सूट लेके आया होता है ऑल माइट और वो भी पहन लेता है उस सूट को और तैयार हो जाता है अपना आर्मर्ड ऑल माइट। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज रश कर रही होती हैं और एक वो बहुत कमाल सा कोट भी बोलता है। वो बोलता है कि दोज हु आर स्माइलिंग आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर हमको इस एपिसोड का टाइटल रिवील किया जाता है जो कि होता है बैटल विदाउट क्वर्क्स। और भाई मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज स्वेयर टू गॉड मेरी जाके इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लो, मेरे गूज़बम्स आ गए, मेरे आंसू आ गए। मुझे पता ही नहीं था कि कोई कैरेक्टर मुझे इतना ज्यादा इमोशनल कर सकता है जब तक मुझे ऑल माइट ने इतना ज्यादा इमोशनल नहीं किया था। I mean, पता नहीं क्या हुआ पर उस मोमेंट में ऑलमोस्ट मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे लगा यार ये तो यार क्या कमाल का बंदा है यार, मतलब क्या इंस्पिरेशन दी थी भाई, मजे ही आ गए भाई, मजे ही आ गई। उसके बाद ऑल माइट बात करने लगता है डिटेक्टिव साकाउची से, जो कि कह रहा होता है कि ये जो स्ट्रीम है इसको रिकॉर्ड कर लो, देख लो वगैरह वगैरह। फिर जो ला ब्रावा होती है वो इस चीज को कंप्लीट इंटरनेट पे स्ट्रीम करने लगती है और इसी में हमको बंकाई का रेफरेंस भी दिया जाता है, जहाँ पे एक दूसरा डिटेक्टिव होता है और वो ला ब्रावा से बोलता है कि तुमने स्ट्रीम तो ऐसे कर दिया जैसे कि तुम बंकाई बोलने वाली हो। बंकाई से याद आया कि हम लोग ब्लीच भी अपने इस चैनल पे कवर कर रहे हैं, तो अगर आपको ब्लीच की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आ जाएगा दूसरा एपिसोड जो कि आपको मोस्टली संडे को मिल जाएगा, संडे यानी कि कल ही मिल जाएगा। एनीवेज मूविंग ऑन विद द एपिसोड। हमारे सामने खड़े होते हैं ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल। ऑल फॉर वन चिल्ला के बोलता है कि तुम वो खिलौने हो जो कि मेरे वे में सबसे ज्यादा आए हो जब से मैं अपने प्लान्स को डिवाइस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आज मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा लला लोरी। इस बात पे ऑल माइट हंसने लगता है, जिसपे वो पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। फिर वो यूज करता है हरक्यूलिस रेड रॉयट और फिर उसके बाद वो एक कमाल का अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है ऑल फॉर वन की तरफ, पर उससे पहले वो एक बहुत लॉन्ग रेंज का अटैक करता है जिसको वो प्रोटेक्ट कर ले जाता है अपनी शील्ड से, जिसके बाद उसकी शील्ड 65% डाउन हो जाती है। उसके बाद वो यूज करता है ब्लैक व्हिप और चार्ज बोल्ट और एक बहुत लंबा चौड़ा अटैक कर देता है ऑल फॉर वन के ऊपर। उसके बाद मिड फाइट ही वो बताने लगता है कि एवर सिंस यू यूज्ड टू फाइट माय मास्टर, यानी कि जब तुम नाना शिमुरा से भी लड़ते थे तब भी तुम हमेशा अटैक्स की स्टार्टिंग ऐसे ही करते थे कि कोई रैंडम सा लॉन्ग ऐसा अटैक कर दोगे जिससे कि जो तुम्हारा अपोनेंट है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाए। पर ये केवल उन लोगों पर काम करता है जिनके पास क्वर्क होता है, अगर तुम क्वर्कलेस हो तो तुम्हारे पर ये काम नहीं करता है। फिर ऑल माइट हमको बताता है कि जब उसने अपनी लड़ाई हारी थी लास्ट वाली, तो फिर उसके बाद उसको अमेरिका जाना पड़ा था और वहाँ पे उसने बहुत सारे दोस्त बनाए और उन्हीं में से किसी एक दोस्त ने उसको ये शूट दिया होता है। बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमारी फर्स्ट मूवी में भी हमको इस दोस्त से मिलाया गया था। ये वही दोस्त है जिसने डेको के लिए वो पंच वाले ग्लव्स भी बनाए थे। ये कोई और नहीं बल्कि है मेलिशा शील्ड। इसके बारे में हम लोग कभी और डिटेल में बात करेंगे, पर नाउ बैक टू द फाइट। उसके बाद वो यूज करता है सेलोफेन क्वर्क और फिर शूट स्टाइल को यूज करके हुए एक लात बरसा देता है ऑल फॉर वन के ऊपर। उसके बाद वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है, मैं 50 साल का आदमी और एक यंग आदमी को मार रहा हूँ। डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा डिप्रेस होगा अगर उसको पता चलेगा कि मैं क्वर्कलेस होने के बाद भी तुम्हारी इतनी तगड़ी धुलाई कर रहा हूँ। जिसके बाद ऑल फॉर वन बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। I mean, उसको एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो सोच रहा था भाई क्या इरिटेशन है। उसके बाद वो 28 टू क्वर्क जोड़ देता है, क्वर्क के ऊपर क्वर्क जोड़ देता है ऑल फॉर वन के ऊपर और एक लंबा चौड़ा अटैक करता है ऑल माइट के ऊपर। और उसके बाद मतलब कम भर के तो उसकी धज्जियां उड़ जाती है भाई, तो दो तीन चीज तो टूट ही जाती है, भले वो मुंह बना ले कि नहीं कुछ नहीं हुआ, पर जो भी मूविंग ऑन। फिर हमको एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे ऑल फॉर वन बता रहा होता है डेकू को कि हमें कभी भी सपोर्ट आइटम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे हीरोज इसी कारण मारे जाते हैं क्योंकि वो अपने सपोर्ट आइटम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अब ऑल माइट भी उसी सीन में आके खड़ा था जहाँ पे उसकी पूरी आइडेंटिटी उसके सपोर्ट आइटम यानी कि इस सूट के ऊपर डिपेंड करती थी। उसका जैसे मैंने बताया काफी लंबी चौड़ी धज्जियां उड़ चुकी होती हैं, तो उसने अपने सूट में काफी लंबा चौड़ा मूवमेंट असिस्ट भी लगा लिया होता है। हमको एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाना बात कर रही होती है ऑल माइट से और वो बोल रही होती है कि क्या तुम सारे विलेंस को डंडों से ही मारने वाले होते हो। बेसिकली बहुत सारे विलेंस आए होंगे जिनको ऑल माइट लड़ने की कोशिश कर रहा होगा डेको की तरह बिना क्वर्क के, और फिर उस पर नाना कहती है कि तुम सबको ऐसे ही मारने वाले हो क्या। फिर वापस हम प्रेजेंट में आते हैं और दोनों लोग लड़ाई करना चालू लगते हैं। फिर वंस अगेन हमको फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ऑल माइट और नाना बात कर रहे होते हैं
जहाँ पे ऑल माइट कह रहा होता है कि मेरी पूरी फैमिली मर गई, जिस पे नाना कहती है कि मेरी भी तो मर ही गई थी ना, तो मैं तुम्हें रिवेंज में थोड़ी मदद करने वाली हूँ। जिससे वो कहता है कि नहीं, मुझे रिवेंज नहीं चाहिए, मुझे बनना है सिंबल ऑफ पीस, मुझे बनना है लोगों के अंदर की आत्मा, मुझे लोगों को बचाना है, मुझे लोगों को जगाना है। जिसके बाद बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है नाना शिमरा। और उसके बाद तो हम जाती हैं कि क्या होता है कि कैसे ऑल माइट को मिलता है ये क्वर्क, और ये क्वर्क बाद में दिया जाता है डेकू को। डेकू को देख के ऑल माइट को हमेशा लगता था कि मैं उसी की तरह हूँ, वो मेरी तरह है, वो बचपन में ऐसा ही हुआ करता था। उसको याद आती है हीरो किलर स्टेन की भी, जो कि एक बार मिला होता है ऑल माइट से, और वो कहता है कि ऑल माइट यानी कि जो सिंबल है ऑल माइट, वो कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करता जैसा इस समय का रियल ऑल माइट बिहेव कर रहा है। उसके बाद कमाल का फाइट सीन चालू होता है। ऑल माइट लड़ते लड़ते समन करता है पिंकी को, और पिंकी को अंदर घुसा देता है ऑल फॉर वन के, और वो घुसाने के बाद बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। हमको बताया जाता है कि इस समय ऑल फॉर वन और भी ज्यादा यंग लग रहा है। इसका कारण ये है बेसिकली कि उसको डैमेज जो हुआ था पिंकी से, वो खत्म करने के लिए अपने बहुत सारे क्वर्क वेस्ट करने पड़े, अपने बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट करने पड़े। का मतलब कि जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ही ज्यादा रिवाइंड क्वर्क फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप उसको डैमेज देंगे तो आप ऑल फॉर वन को इतना रिवाइंड कर सकते हैं कि वो एग्जिस्टेंस से ही बाहर चला जाए। इसके बाद फिर से ऑल माइट हंसने लगता है, ये सोचते हुए कि कम से कम वो लोगों की मदद तो कर पाया। उसके बाद वो बुलाता है थ्रस्टर्स, जो कि थे उरा रेवटी के, और इंजेनियम, और उसके बाद फुल थ्रोटल में तैयार हो जाता है। फिर हमको दिखाए जाते हैं बहुत सारे क्वर्क जो कि उसने क्लास 1 की कॉपी किए होते हैं। उसके पास टेल भी होता है, उसके पास एनिमा वाले छोटे छोटे क्रोस भी होते हैं। बेसिकली वो पूरी की पूरी क्लास A का कॉम्बिनेशन होता है, और वो लड़ने के लिए तैयार होता है ऑल फॉर वन से। हमको सारे क्लास A के बच्चों का स्ट्रेट शॉट भी दिखाया जाता है। सब लोग बारी बारी दिखाए जाते हैं, जिनका नाम लेने का तो कोई सेंस नहीं है, तो फिर मैं वो पार्ट स्किप कर देता हूँ। फिर लास्ट में हमको दिखाया जाता है कामिनारी जो कि मिडोरिया को देख रहा होता है। मिडोरिया जो कि लड़ रहा होता है टोमुरा शिगराकी से, पर तभी वेस्टर्न वर्ल्ड से मिडोरिया को पता चल जाता है कि लड़ रहा है साथ में ऑल फॉर वन भी, और ऑल फॉर वन उधर चिल्ला के कहता है कि हमें ये लड़ाई जीतनी ही होगी यंग मिडोरिया। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अरे सॉरी, एक बड़ी डिटेल्स मैं बताना भूल ही गया। फाइट के बीच में एक बार ऑल फॉर वन ये भी बोलता है कि ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता है कि तुम यहाँ पे केवल और केवल टाइम स्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मेरा रिवाइंड कोर कंप्लीट हो जाए और मैं ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाऊं। बस बात ये है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मेरा टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता है। भाई गॉड लेवल बेइज्जती, मार खाओ भी, पिटाई हो भी, तो बेइज्जती करना बिल्कुल भी मत छोड़ो। दैट्स ऑल फॉर वन फॉर यू। ओह, अभी मुझे रियलाइज हुआ, ऑल फॉर वन। एनीवेज ये इस सीजन का तो लास्ट एपिसोड है, पर इसके बाद जो सीजन आने वाला है वो पूरा का पूरा क्लाइमैक्स लेके आएगा, और वो सीजन भी आपको जल्द से जल्द हमारे ही चैनल पे देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो हम इसकी मांगा भी कवर कर देंगे, पर अगर आप क्लाइमैक्स का वेट करना चाहते हैं तो आप वेट करिए एनिमे का आने का। जैसा मैंने कहा, फिलहाल तो इस सीजन में इतना ही, इस एपिसोड में भी इतना ही। आपको पूरे सीजन की भी समरी हमारे ही चैनल पे जल्द ही मिल जाएगी, तो उसका भी आप इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहीं डेंडेडन का भी एपिसोड डाला है, और फिर हम अभी ब्लू लॉक और ब्लीच भी डालने वाले हैं, तो उनको भी देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।